पिछले क्लास में हमने देखा था कस्टम एज द सोर्स ऑफ लॉ। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे प्रेसिडेंट या जुडिशियल प्रेसिडेंट एज द सोर्स ऑफ लॉ। हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल राज और आप देख रहे हैं लीगल राहुल, जहां पर कि मैं लॉ को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए देखते हैं। देखिए, कानून में जो है हर सिचुएशन के लिए लॉ का प्रावधान बना हुआ है, जहां पर कि जैसा सिचुएशन आता है हमारे जजेस उस हिसाब से फैसला सुनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशंस आता है जहां पर कि उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी कानून, कोई भी व्याख्या नहीं की हुई होती है। उस सिचुएशन में क्या, वहां पर हमारे जजेस क्या करेंगे? न्याय व्यवस्था तो कायम करनी है, लेकिन कुछ भी या तो क्लियरली मेंशन नहीं होता है या फिर कोई कानून ही नहीं होता है उस पार्टिकुलर सिचुएशंस के लिए, क्योंकि केसेस तो कई प्रकार के हैं। तो वहां पर जजेस क्या करते हैं, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके, ठीक है, अपना अपना बुद्धि अप्लाई करके, अपना डिस्क्रिशनरी पावर अप्लाई करके वो फैसला सुनाते हैं। ठीक है, तो उस फैसले को ही हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस सिचुएशंस में जहां पर कि हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल ही मौन हो जाती है, मतलब वेयर लॉ इज टोटली साइलेंट, वहां पर जज जब अपने दिमाग से कोई फैसला सुनाते हैं, न्यायिक बुद्धि अपना करके, जुडिशियल माइंड अप्लाई करके जब वो कोई फैसला सुनाते हैं, तो उस फैसले को एज अ लॉ, एज अ कानून मान लिया जाता है। तो भविष्य में जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास, तो वो उसी फैसले को देखते हुए अपना फैसला बनाते हैं। तो हमेशा जो प्रेसिडेंट होता है वो हायर कोर्ट देती है और उसे फॉलो जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स करती है। मतलब जो फैसला उस सिचुएशन में हायर कोर्ट ने दिया था, उसी से मिलता जुलता फैसला या उसी से मिलता जुलता कंडीशन जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास आता है, तो वो वैसा ही फैसला सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को उन्होंने जो है सोर्सेस ऑफ लॉ मान रखा है। तो ये हुआ प्रेसिडेंट एज द सोर्स ऑफ लॉ। आइए अब प्रेसिडेंट का डेफिनेशन देखते हैं हम। तो देखिए, प्रेसिडेंट इज डिफाइंड एज प्रीवियस इंस्टांस और केस which is or may be taken as an example of rule for subsequent cases। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट एक इस तरह का डिफाइन हम उसे कर सकते हैं जहां पर कि प्रीवियस इंस्टांसेस के लिए, ठीक है, पहले जो भी वाकया उस तरीके का मिलता जुलता हुआ है, उस तरह के केसेस हुए हैं, उस तरह के केसेस में जो भी डिसीजंस लिया गया उसको एज अ रूल मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? एग्जाम्पल ऑफ रूल। उसे एज अ रूल मान लिया जाता है बाय सब्सिक्वेंट केसेस। मतलब कि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के सामने वैसा ही सिमिलर केसेस आता है, तो वो जो हायर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसे एज अ लॉ मान करके, उसे एज अ रूल मान करके, सेट ऑफ रूल मान करके वो फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट में हमेशा मैंने बताया कि हायरार्की फॉलो की जाती है। मतलब कि जो हायरार्की कोर्ट्स की मेंटेन की हुई है वो फॉलो किया जाता है। हायरार्की क्या है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हमेशा हाई कोर्ट मानेंगे, हाई कोर्ट के डिसीजंस हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रेसिडेंट देगी वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों पर बाध्य होगा, और हाई कोर्ट जो डिसीजंस देगी वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाध्य होगा। यहां पर एक बात और समझने के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन के लिए बाध्य नहीं होती है, वह चाहे तो अपने डिसीजन को भी ओवर रूल कर सकती है वैसा सिचुएशन आने पर। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडेड बाय इट्स ओन डिसीजन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि माइनर्स का एग्रीमेंट जो है या माइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वह कभी भी वैध करार नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑलवेज वॉइड, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब इसका मतलब यह है कि जब भी कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट का मामला आएगा इन हाई कोर्ट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो भी इसे वॉइड करार दे देगी, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट को फॉलो करना है। ठीक है, तो जो भी डिसीजंस हायर कोर्ट ने दिया है
उसे एज अ रूल मान करके, एज अ लॉ मान करके उसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉलो करेगी। ये तो हुआ हायरार्की की बात, हायर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट फॉलो करेगी। लेकिन तब क्या होगा जब इक्विवेलेंट कोर्ट्स की बात आती है, कि मान लेते हैं कि कोई एक फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, तो क्या अगर वैसा सेम सिचुएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आ जाए तो क्या ये बाध्य होगी सेम हाई कोर्ट का डिसीजन मानने के लिए? देखिए यहां पर होता है कि यहां पर वो बाइंडिंग नेचर नहीं आएगा। दे विल रेस्पेक्ट द डिसीजंस ऑफ द इक्विवेलेंट कोर्ट्स, मतलब कि ये रेस्पेक्ट जरूर करेगी, उसे एज अ कंसिडरेशन जरूर ले सकती है, लेकिन वह बाध्य नहीं है, वह बाध्य नहीं है इक्विवेलेंट कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए। हाँ, वो कंसिडर उसे कर सकती है, एज अ कंसिडरेशन ले सकती है, उसे समझ सकती है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग नेचर का पावर काम नहीं करेगा वेयर इक्विवेलेंट कोर्ट्स की बात आएगी। इसका मतलब है कि कोई भी इक्विवेलेंट कोर्ट्स में जब एक दूसरे का डिसीजन देखा जाता है तो दे रेस्पेक्ट्स देयर डिसीजंस बट दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट। अब जब हम बात कर रहे हैं डिसीजंस बाय जजेस की, तो अब हम यहां देखेंगे कि जब भी जजेस डिसीजंस देते हैं वो उसमें दो प्रकार के डिसीजंस होते हैं, या फिर डिसीजंस के दो पार्ट होते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। पहला पार्ट को कहा जाता है रेशियो डेसिडेंटी, दूसरे को कहा जाता है ऑबिटर डिक्टम। ओके, तो एक डिसीजन जो कि जज देते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को क्या कहते हैं? रेशियो डेसिडेंटी, और दूसरे को पार्ट को कहते हैं ऑबिटर डिक्टम। ये वर्ड के भारी भरकम होने पर मत जाइएगा, जितना ही भारी भरकम ये सुनने में लग रहा है उतना ही आसान ये समझने में है। तो आइए हम समझते हैं। पहले देखते हैं रेशियो डेसिडेंटी को, उसके बाद देखेंगे ऑबिटर डिक्टम को। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझते हैं। मान लेते हैं दो व्यक्ति है ए और बी। ए ने बी के साथ बहुत बुरा झगड़ा किया, जिसपे गुस्से में आकर के ए ने एक शार्प ऑब्जेक्ट से बी के गले पर वार किया, जिससे बी की मौत हो गई। ठीक है, अब जब ये मामला कोर्ट के सामने गया तो कोर्ट के जजेस ने ये फैसला सुनाया कि ए के धारदार या शार्प ऑब्जेक्ट के मारने से बी की मृत्यु हुई, और भारतीय न्याय संहिता में इसे एक दंड माना गया है कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से जब दूसरे व्यक्ति को मारा जाए और उसकी मौत हो जाए तो वह एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और बी को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी जाती है अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये डिसीजन जज ने दिया। उसके बाद जज ने क्या कहा कि मैं आजकल देख रहा हूं समाज में लोगों के पास पेशेंस की बहुत कमी हो गई है। लोग बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को का कत्ल कर देते हैं, मारपीट, एक दूसरे से दंगा फसाद करना, गुस्साना बहुत ही आम हो गया है। तो ये जरूरी है कि लोग अपना मॉरल वैल्यू और कैरेक्टर बरकरार रखें और अपने गुस्से और पेशेंस को कंट्रोल में रखें। ठीक है, ये बात जजेस ने कही। अब ये हुआ उनका पूरा डिसीजन। अब देखिए, जो जजेस ने पहले कहा था भारतीय न्याय संहिता के बारे में, ठीक है, कि इसके शार्प ऑब्जेक्ट के वार करने पर किसी की मृत्यु हो गई, तो वो क्या था? वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल था, अकॉर्डिंग टू लॉ था। ठीक है ना, उन्होंने ये फैक्ट की बात कही थी, उन्होंने मेन डिसीजन में ये बात कही थी। तो ये जो पूरा पार्ट था उनका पहले वाला, जो भारतीय न्याय संहिता वाला, ये था रेशियो डेसिडेंटी। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि समाज में ऐसा ऐसा चीज हो गया है, वो हुआ ऑबिटर डिक्टम। ठीक है, ये एग्जांपल से समझते हैं। अब आइए अब नीचे समझते हैं। ऑबिटर डिक्टम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर डिसीजन। इसको अगर हम दो पार्ट में करेंगे तो रेशियो प्लस डेसिडेंटी, रीजन फॉर डिसीजन। तो इसका मतलब है जज ने जो लाइफ इंप्रिजनमेंट का फैसला बी को दिया, उस फैसले का रीजन क्या था कि भारतीय न्याय संहिता में किसी भी व्यक्ति को शार्प ऑब्जेक्ट से मारने पर अगर मृत्यु हो जाती है
तो उसकी सजा दी गई है। ठीक है, तो ये डिसीजन के लिए जो रीजन था, तो कहने का मतलब है जो भी मेन डिसीजन जजेस दे रहे हैं उसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं, उसके पीछे के जो रीजंस हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेन पार्ट ऑफ द जजमेंट, उसे कहते हैं हम रेशियो डेसिडेंटी। ठीक है, और जैसा कि इसमें मैंने बताया ये मेन पार्ट ऑफ द जजमेंट होता है, तो इसमें सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, सारे सिद्धांत जो जजेस बताते हैं कि इस केस में ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर क्या कंडीशंस था जिसके कारण ऐसा हुआ, तो सारे डिसीजंस के रीजंस और मेन प्रिंसिपल्स इसी पार्ट में रहते हैं, जिसे हम रेशियो डेसिडेंटी भी कहते हैं। और चूंकि ये मेन पार्ट होता है, ये डिसीजंस के पीछे का रीजन होता है, इसीलिए ये बाइंडिंग नेचर का होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे तरफ, ऑबिटर डिक्टम की तरफ। जैसा कि ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हुआ बाय द वे। इसका मतलब है कि जो भी जजेस ने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, अपनी तरफ से उन्होंने ऑब्जर्व किया। जजेस ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई समाज में लोगों के पास पेशेंस कम हो रहा है, लोगों में वायलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कोई प्रिंसिपल नहीं था, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन था बाय जजेस। ठीक है, उन्होंने जो पर्सनली समाज में देखा उसे उन्होंने बोला कि लोगों के पास पेशेंस होना चाहिए, लोग अपना व्यवहार ठीक करें, मॉरल ठीक करें, कैरेक्टर ठीक करें। तो ये सारी बातें जजेस की पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, ना ही कोई प्रिंसिपल था, ना ही कोई रीजन था। तो ये इसलिए इसे सेकंड पार्ट ऑफ द डिसीजन कहा जाता है। और चूंकि इसमें कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता है, इस कारण से ये क्या हुआ, नॉन बाइंडिंग नेचर का हुआ। अब आप हमको बताइए कि जब बाइंडिंग नेचर और नॉन बाइंडिंग नेचर हमने यहां देख लिया, तो जब ये डिसीजन, ये मर्डर केस डिसीजन जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास जाएगा, तो वो कौन सा हिस्सा फॉलो करेंगे इसका? बिल्कुल सही आपने गेस किया, पहला वाला पार्ट, रेशियो डेसिडेंटी, क्योंकि इसी के अंदर सारे मेन रीजंस बताए गए हैं और ये बाइंडिंग नेचर का भी है। तो प्रेसिडेंट के हम बोल सकते हैं कि दो पार्ट हैं, है कि नहीं? पहला पार्ट रेशियो डेसिडेंटी, दूसरा पार्ट ऑबिटर डिक्टम। और जहां सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने की बात आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, तो वो हमेशा रेशियो डेसिडेंटी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। हमने देखा कि प्रेसिडेंट किस प्रकार से कानून में परिवर्तित होता है। अगर हम लास्ट में समरी समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर लॉ साइलेंट होता है, ठीक है, जहां पर जजेस को अपना न्यायिक जो है वो बुद्धि लगाने की आवश्यकता पड़ती है कि यहां पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, यहां पर हम अपना दिमाग लगा के फैसला करें, वहां पर जजेस जो डिसीजन देते हैं वो डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो पूरा देश उसे फॉलो करता है। हम ये आए दिन न्यूज में देखते हैं, है ना? दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, और ये एज अ सोर्स ऑफ लॉ भी काम करता है। ओके, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज ये सोर्सेस ऑफ लॉ टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू।